वेलकम टू एलिवेट मैथमेटिक्स क्लासेज। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। इसमें सबसे जो फर्स्ट नंबर पे है वो है आपका सेट थ्योरी या सेट्स बोल देते हैं फर्स्ट चैप्टर का। इसमें हम सीखेंगे कि कलेक्शंस कैसे होते हैं, किन कलेक्शंस को हम सेट्स कहते हैं, क्या सेट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेट्स में क्या ऑपरेशन यूज़ करते हैं हम। तो इन सब चीज़ों को हम इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन है। तो रिलेशन में हम ये सीखेंगे कि दो सेट में रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होगी, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। फिर फंक्शन, फंक्शन एक रिलेशन का ये स्पेशल केस होता है। तो रिलेशन में मतलब एक रिलेशन ही फंक्शन होता है, बट उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन होती है, किन कंडीशंस में एक रिलेशन फंक्शन बन जाता है, वो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ है, हमने लास्ट ईयर क्लास 10th में पढ़ी है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंस है। वो ट्रिग्नोमेट्री थी, लेकिन वहाँ पे क्या था, वो एक्चुअल में चैप्टर का नाम भी आपने था शायद इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री था वहाँ पे। और जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो हम जो जो पढ़े हैं वहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े हैं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस भी इसी तरह से, जैसे यहाँ पर रिलेशन फंक्शन है तो इसी फंक्शन का एक स्पेशल केस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें बस ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये किसी भी एक ऐसे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें नेचुरल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, या फिर जिन स्टेटमेंट्स में नेचुरल नंबर्स के लिए उसको प्रूफ करना होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये अभी आगे आपका एक नया टॉपिक है। रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। और इस चैप्टर में हमारा क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं, रियल पार्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट्स क्या होते हैं, उस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर, और आपका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए है, और क्यूबिक रूट भी है ओमेगा। वो आपके शायद सिलेबस में है या नहीं, वो देखना पड़ेगा अभी। ठीक है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अच्छी स्टडी होती है, ये अच्छा टॉपिक है। लीनियर इनइक्वलिटी में, लीनियर इनइक्वलिटी भी आपकी बिल्कुल लीनियर इक्वेशंस आपने क्लास 10th में पढ़ी, बस वहाँ इक्वलिटी और इनइक्वलिटी में क्या डिफरेंस है। इक्वलिटी में इक्वल आता है, इनइक्वलिटीज़ में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह के साइन यूज़ होंगे एक लीनियर इक्वेशन में। जैसे इक्वल होता है उस इक्वल की प्लेस पे। ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी एलिमेंट को या फिर कोई भी हमारे पास कुछ चीज़ों का कलेक्शन हो, उस कलेक्शन को अरेंज करना, अरेंजमेंट को हम परम्यूटेशन बोलेंगे। और किसी कलेक्शन में से कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस कॉम्बिनेशन होता है और आपका अरेंजमेंट प्रोसेस परम्यूटेशन होता है। तो इसमें हम सीखेंगे कि नंबर्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे, या फिर अल्फ़ाबेट्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे, अरेंजमेंट कैसे करेंगे, इसमें सिलेक्शन और इसमें अरेंजमेंट। ठीक है ना, वो चैप्टर के आने पर और मोर स्टडी करेंगे हम इसमें। और बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में ये है कि आपका दो, बाइनोमियल का मतलब क्या, बाई मीन्स दो, नोमियल मतलब टर्म। तो दो टर्म वाला एक एक्सप्रेशन है, उसकी n पावर को हम कैसे ओपन करेंगे, कैसे हम उसको सीखेंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्लास 10th वाला, ये सेम एग्जैक्ट, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं इसमें। ठीक है ना, तो वो है। और इसके साथ में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और स्पेशल सीरीज है। तो इसमें 2-3 टॉपिक हैं। स्ट्रेट लाइन में ये है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितनी फॉर्म में होती, क्या जनरल फॉर्म होती है, क्या उसकी अलग अलग तरह की फॉर्म होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, और आपका आ जाएगा नॉर्मल फॉर्म। इस तो इन सारी चीज़ों को हम स्ट्रेट लाइन को अच्छी तरह से यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं हम, लेकिन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। यहाँ किस में होगी, ये 2D में, 2 डायमेंशनल में होगी। ठीक है ना। और कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस क्या है, कोन के सेक्शन किए जाते हैं। कोन को अगर काट दिया जाए तो उसको 4
उसके अगर अलग अलग तरह से सेक्शन किए जाएँ तो वो 4 तरह से हो सकते हैं। या तो काटने के बाद उसमें ऊपर सर्किल बनेगा या इलिप्स बनेगा, पैराबोला बनेगा या फिर हाइपरबोला, वो अलग अलग तरह से बनेंगे। फिर इसमें हम इक्वेशंस पढ़ेंगे आपकी सर्किल्स की और आपके पैराबोला की, हाइपरबोला की और आपका इलिप्स की। तो ये सारी चीज़ें स्टडी हम इसमें करने वाले हैं। कोन के सेक्शंस की स्टडी करते हैं, इसलिए इसको कोनिक सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे है चैप्टर नंबर 12। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू 3D है चैप्टर नंबर 12। इसके अंदर क्या है कि हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे कि 3D जो हमारा स्पेस है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किस किस तरह से हम लाइन को पढ़ेंगे, कोई पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई एक लाइन है तो उसको एक पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला भी होगा यहाँ पे। और आपका जैसे आपका क्वेश्चन लास्ट ईयर था कल क्लास 10th में आपका चैप्टर नंबर 7, तो बस वहाँ पे 2D में था, यहाँ पे 3D में, तो लगभग लगभग उसी तरह के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो वो इसमें स्टडी करेंगे हम। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये नया टॉपिक है आपका। तो लिमिट्स और डेरिवेटिव आप नई चीज़ें हैं, ये तभी सीखेंगे जब चैप्टर आएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग, इसके अंदर ये है कि दरअसल यहाँ पे हम सीखते हैं एक तरह से कि जो ग्रामेटिकल पोर्शन है मैथ में जो है, एक्चुअल में क्या होता है कि मैथ क्या है, रियल प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल फॉर्मुलेट करके फिर उसको सॉल्यूशन देता है। मतलब हमारी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको कन्वर्ट कर देता है मैथमेटिकल फॉर्म में, और उसके बाद उसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे वही है, मैथमेटिकली हम किसी को फॉर्मुलेट करेंगे तो वो किस तरह से कर सकते हैं, या फिर वर्बल फॉर्म से हम कैसे उसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। स्टैटिस्टिक्स वही लास्ट ईयर वाला है, थोड़ा उससे अपग्रेड है। लास्ट ईयर वाला क्या, उसमें मोन मीडियन था, यहाँ पे आपका मीन डेविएशन आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी में इस बार सैम्पल स्पेस मिलेगा आपको, सिंपल वाली प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे, और आपका जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, कि 2 इवेंट हैं उनका, अगर दोनों एक साथ हो रही हैं या फिर कोई सी एक साथ में हो, तो इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी बेसिकली सेट थ्योरी से रिलेटेड है बहुत सारा, तो आप सेट थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो सिलेबस में इतना ही है, लेकिन इतना क्या अभी डिस्कस करने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अब वही है कि चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, देखिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। जो हमारा मैथ होता है, इसको जो मैथमेटिक्स है वो एक्चुअल में 2 तरह का होता है, एक प्योर होता है, एक अप्लाइड। ठीक है, तो प्योर मैथमेटिक्स वो लोग पढ़ते हैं जो साइंस की तरफ जाते हैं, या फिर साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं इसका, प्योर मैथमेटिक्स का। अप्लाइड का आपका जनरल लाइफ में यूज़ होता है, जैसे आपका बड़ी बड़ी कंपनियों में, या फिर और भी अलग तरह से चीज़ें हैं जहाँ पे जनरल लाइफ में हम यूज़ करते हैं, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है। और जो साइंटिस्ट लोग जिस मैथ को यूज़ करते हैं वो प्योर मैथमेटिक्स होता है। तो यहाँ से जो क्लास 11th है, 12th है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, प्योर मैथमेटिक्स को बेस बनाया गया है। मतलब प्योर मैथमेटिक्स में आगे जो ब्रांच चलेगी वो प्योर मैथमेटिक्स का बेस यहाँ पर दिया गया है 11th और 12th के अंदर। ठीक है ना, अप्लाइड भी है, 50% अप्लाइड है वैसे तो इसमें, लेकिन ये है कि आपका प्योर में अप्लाइड भी इंक्लूड हो जाता है। अप्लाइड एक अलग रीजन हो जाता है, मतलब प्योर में इंक्लूड है अप्लाइड भी। ठीक है ना, मतलब अप्लाइड को भी हम पढ़े, प्योर वाला जो होता है, जो प्योर मैथमेटिक्स पढ़ेगा वो प्योर भी पढ़ा लेगा, अप्लाइड भी पढ़ा लेगा, लेकिन अप्लाइड वाला प्योर नहीं पढ़ा सकता। ठीक है ना, ऐसे है, प्योर में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स मतलब जैसे हमारी सेट थ्योरी है, इसका जो बेस है वो स्टार्ट कहाँ से, आपका सेट थ्योरी से। सेट है, फिर आपका रिलेशन है तो फंक्शन है, फिर अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्योर मैथमेटिक्स का बेस है एक तरह से, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से सीखना आप। ठीक है, इस पर अगर कमांड अच्छे से बन गई आपकी सेट्स पर, रिलेशन एंड फंक्शन पर, तो आप लास्ट तक मार नहीं खाओगे कि क्या रिलेशन है, कहाँ से इसका डोमेन होता है, क्या रेंज होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट 2 चैप्टर्स में। और इन्हीं पे बेस आगे जब लिमिट वगैरह पढ़ेंगे हम, लिमिट्स एंड
डेरिवेटिव, तो वो आपका कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस का बेस भी आपका सेट थ्योरी ही है, प्रोबेबिलिटी का भी बेस आपका सेट थ्योरी है। मतलब सारे बेसिकली क्या कि हम जो स्टडी कर रहे हैं ना, वो स्टडी कर रहे हैं कलेक्शन का। एक शुरू से ही हम एक कलेक्शन का ही स्टडी करते हैं। कलेक्शन का स्टडी कैसे करते हैं? जब स्टार्टिंग में बचपन में रहते हैं तो नंबर्स का कलेक्शन पढ़ते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स आ जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको कैसे यूज करना है, ठीक है ना। और आपका जब आगे और बढ़ते हैं तो इक्वेशंस आ जाती हैं। इक्वेशंस क्या होता है? जब वेरिएबल आते हैं तो इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल में अलग अलग पॉइंट्स रख सकते हैं। जैसे प्लेन है, प्लेन में कितने पॉइंट हैं? पॉइंट्स का कलेक्शन पढ़ते हैं हम। जैसे 1 2 हो गया प्लेन ज्योमेट्री पढ़ी होगी, लास्ट ईयर पढ़ी था हल्की फुल्की आपने 2D। उसमें जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं आपके, तो यहाँ कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो पॉइंट्स का कलेक्शन हमने यहाँ पे पढ़ा। एक जैसा लाइन भी होती है, स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करनी सीखी थी लास्ट ईयर, तो उसमें क्या था? उस लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं? बहुत सारे, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो एक लाइन क्या होता है? लाइन भी एक इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है। प्लेन भी एक आपके ऐसे ही इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है। जैसे सर्किल है, सर्किल इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो जितनी भी स्टडी हम कर रहे हैं वो कलेक्शन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और सेट थ्योरी के अंदर जो सेट है वो सेट ही कलेक्शन का नाम है। एक ऐसे कलेक्शन का नाम जो वेल डिफाइन हो, जिसको पूरा यूनिवर्स माने। ऐसा ना हो इसके अंदर कि हमारा कोई एक कलेक्शन है, उसको हम कुछ और कह रहे हैं और दूसरा आदमी कुछ और कह रहा है। ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलते। सेट कैसा होता है? सेट जो होता है वो एक ऐसा कलेक्शन कहलाता है आपका जिसको पूरी दुनिया माने। जैसे आपके घरों में भी होते हैं, तो है ना, कप सेट होता है, कप सेट को तो कप का ही सेट बोलेंगे, प्लेट का सेट को प्लेट का सेट ही बोलेंगे, बैंगल के सेट होते हैं, है ना। तो इस टाइप के सेट्स होते हैं। लेकिन उन कलेक्शन को हम जो है ये नहीं कि अगर मान लिया कप का सेट है तो कोई दूसरा आदमी उसको प्लेट का सेट कह देगा, नहीं, वो कप का है तो कप का ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि एक वेल डिफाइन, एक उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती, उस कलेक्शन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती जिसकी वजह से वो सेट बन जाता। मतलब कलेक्शन तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो वेल डिफाइन होता बस वही सेट होता। और हम शुरू से कलेक्शंस को ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो दरअसल हम इनडायरेक्टली सेट्स ही पढ़ रहे हैं अभी तक भी, जितना भी मैथमेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा है, ठीक है। तो जो बेस है वो सेट थ्योरी है, रिलेशन, फंक्शन, ये 3 चीज़ ऐसी हैं इस पर कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेट्स पर रियल, रिलेशन एंड फंक्शन, ये तीनों ही चीज़ ऐसी हैं कि यहाँ से अगर बेस बिगड़ता है आपका तो लास्ट तक ऐसी दिक्कत में आ रहोगे। तो इसीलिए मैं तो स्टार्ट यहीं से करूँगा अदर, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका सेट्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने अभी बताई कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए सेट। वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि इसको पूरा यूनिवर्स उस कलेक्शन को, कलेक्शन मतलब कुछ भी चीज़ इकट्ठी कर ली। जैसे आपने मान लिया अभी अपनी जनरल लाइफ में घरों में भी देखा होगा कि जैसे सोफ़ा सेट होता है, उसको सोफ़ा सेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर वो एक कलेक्शन है, उसमें क्या कलेक्शन होता है? एक बड़ा सोफ़ा होता है, 2 छोटे होते हैं, एक मेज़ होती, तो सारे को मिला के एक सेट बनता है, वो एक कलेक्शन हो जाता है 3-4 चीज़ों का। लेकिन अगर उसको वो सोफ़ा सेट है तो पूरी दुनिया उसको सोफ़ा सेट ही बोलेगी, इसलिए उस कलेक्शन का नाम सेट आया। उसके साथ में जब भी किसी कलेक्शन के साथ सेट वर्ड जुड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर नहीं जाएगा। जैसे आपकी मदर्स सिस्टर्स जो है बैंगल्स पहनती हैं, तो उसमें भी होते हैं कि बैंगल्स, सेट ऑफ बैंगल्स होता है, एक नेकलेस का सेट होता है ना, ईयर रिंग्स का सेट होता है। तो एक ऐसा कलेक्शन जिसको पूरा यूनिवर्स उसको सही माने, उसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। एक ऐसे कलेक्शन को जिस कलेक्शन को पूरा यूनिवर्स माने, ट्रू माने उसको, या एक तरह से एक ऐसा कलेक्शन जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसको हम क्या कह देंगे? उसको बोलेंगे सेट, ठीक है। अब जैसे मान लिया आपका इसके अंदर है ए कलेक्शन ऑफ, अब आगे इसकी डेफिनेशन ये है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए सेट। ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट इन विच एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? जितने भी उसके अंदर चीज़ें हैं वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी रखें और सबकी एक सी होगी वो प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जैसे सेट ऑफ वोवल्स, तो सेट ऑफ वोवल्स क्या होगा?
एक ऐसा कलेक्शन ले लिया हमने, एक ऐसा कलेक्शन ले लिया जिसके अंदर वोवल वोवल हो, तो AEIOU, तो इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी कि वो वोवल है। द सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक, एक वीक के डेज का कलेक्शन भी सेट होगा, क्योंकि उसको पूरा दुनिया मानेगा कि हाँ भाई डेज का कलेक्शन है, उसको ये नहीं कहेगा कि हाँ ये मंथ का कलेक्शन हो गया या किसी और चीज़ का, है ना, तो इसलिए है। सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 160, 160 के अगर प्राइम फैक्टर्स कर लें उनका कलेक्शन, क्या होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, 2 होगा, 5 होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अंदर नहीं 4 नहीं, 4 तो आपका प्राइम कहाँ रह गया, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आप निकाल लेंगे, 2 5 तो है ही, 2 5 ही आएंगे शायद सारे के सारे, है ना। और तो उनका कलेक्शन जो है सेट बन जाएगा यहाँ पे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स हैं सारे के 1 2 3 4, तो उन नेचुरल नंबर्स को कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, पूरा यूनिवर्स नेचुरल नंबर्स ही कहेगा उस कलेक्शन को। मान लिया हमने जो है एक जगह कहीं पर नेचुरल नंबर्स लिख दिए और वो एक कलेक्शन हमारे पास इकट्ठा हो गया, तो उस कलेक्शन को कोई भी ये नहीं कहेगा कि हाँ ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, अगर वो एक्चुअल में है तो वो कलेक्शन आपका क्या बन जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऐसी सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, ऐसी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। दरअसल क्या, सेट हमारी पूरी रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं, हर जगह पे सेट मिल जाएगा, हर जगह पे जहाँ आप रह रहे हो, ठीक है ना, तो हर जगह पे सेट है। आपके घर में तो हर जगह, रसोई में पहुँचोगे तो पता नहीं कितने तरह के सेट मिलेंगे आपको, स्पून का सेट मिलेगा, कप का सेट मिलेगा, प्लेट का सेट मिलेगा, है ना, तो ये सारे वहाँ पे होते होते हैं। लेकिन अब हम मैथ में जो जनरली सेट्स पढ़ने वाले हैं वो कौन से होंगे, जो न्यूमेरिकल सेट्स हैं, न्यूमेरिकल सेट्स जो नंबर्स के सेट होते हैं, है ना। तो जनरली तो हम यही स्टडी करेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स का सेट, ठीक है ना। आगे भी हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि नोटेशन ऑफ सेट, सेट को नोट कैसे करें, मतलब सेट एक कलेक्शन जब हो जाएगा तो उसका नाम कैसे रखेंगे हम। द सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ABC, तो जो सेट का नाम होता है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर्स से, ठीक है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उन मतलब जैसे मान लिया, सपोज करो आपका ये है कि सेट ऑफ वोवेल्स था, तो उसको कैसे लिखेंगे, A इक्वल टू, मान लिया A के अंदर वो कलेक्शन लिख रहे हैं हम, A O और U, और इसको करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं हमेशा। ये लिखने का जो तरीका होता है वो रोस्टर फॉर्म होती है, ये करली ब्रैकेट के अंदर जो हम एलिमेंट्स को लिख देते हैं, तो ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अभी आगे डिस्कस करेंगे सेट्स को लिखने की जो फॉर्म्स होती हैं। फिलहाल जो इनका नाम होता है, नेम जो होता है या रिप्रेजेंट जो करते हैं, वो हम किससे करते हैं, कैपिटल लेटर्स से, ठीक है ना, ये यहाँ पे है। और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो जनरली हम स्मॉल लेटर्स से लिखते हैं, जो है ना, एवरी ऑब्जेक्टिव, ये लिखा है आगे, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एवरी ऑब्जेक्टिव और टर्म, मतलब ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके अंदर, जैसे AEIOU हो गए, तो ये हम इनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे इसके, ठीक है ना। एलिमेंट क्या होता है सेट का, कि किसी भी चीज़ का होना उसके अंदर, जैसे A इसके अंदर आ रहा है तो A इसका एलिमेंट है, ठीक है। और दीज एलिमेंट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फ़ाबेट ABC एटसेट्रा, ठीक है ना। द ग्रीक लेटर्स, ये क्या, ये जो होता है ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, बिलोंग्स टू। इसको हम जब रीड करेंगे तो क्या करेंगे, बिलोंग्स टू इज यूज टू शो द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट इन द सेट। इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A देन एक्स इज इन सेट A, या तो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A कह दें या एक्स इज इन सेट A, तो या फिर इसको बोलते हैं हम क्या, या यहाँ से इसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A, तो ये किससे रिप्रेजेंट होंगे, x बिलोंग्स टू, मतलब इस साइन इतना बड़ा ना लिख के हम केवल सिंबोकली इस तरह से बोल रहे हैं, सिंबल की फॉर्म में, x बिलोंग्स टू A खाली, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू A, क्लियर। अब इसमें आगे नॉट बिलोंग्स टू, बस वो जैसे हम इक्वल का नॉट इक्वल बनाते हैं तो ये नॉट बिलोंग्स टू होगा। अगर मान लें कोई एलिमेंट y है और वो A के अंदर नहीं है तो उसको कैसे लिख देंगे हम, y नॉट बिलोंग्स टू A, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के साइन थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, मान लें किसी सेट में जैसे 7 एलिमेंट्स हैं तो उसको लिख देंगे n ऑफ A इक्वल टू 7, और इसको हम कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं या कार्डिनलिटी। कार्डिनल नंबर 7, मतलब जितने उसमें एलिमेंट हैं उसमें
उसको हम क्या बोल देंगे, कार्डिनल नंबर, या फिर साइज ऑफ ए सेट, इसको साइज ऑफ सेट भी बोल देंगे, और आपका कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट, ये तीनों ही चीज़ एक होती हैं। और जितने भी मान लिया जैसे 5 था उसमें अभी वोवेल वाले सेट में, तो यहाँ एन ऑफ ए 5 हो जाता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें आता है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं हम। तो सेट कैन बी रिप्रेजेंट इन 2 वेज। इसको 2 तरह से हम करते हैं, रोस्टर मेथड, पहला जो है वो रोस्टर मेथड या टेबुलेशन मेथड या लिस्टिंग मेथड कहते हैं इसको हम। इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट इन द करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं बस हम, एंड पुट ए कॉमा साइन बिटवीन एवरी 2 एलिमेंट्स। अगर 2 एलिमेंट है उनके बीच में कॉमा, जैसे अभी सेट ऑफ वोवेल्स था तो उसको हमने लिखा था करली ब्रैकेट लिख के, और उसके अंदर ये लिख दिए थे सारे के सारे एलिमेंट्स, ठीक है। और इसमें से ये है सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 के पहले 5 मल्टीपल लिख दिए, 6, 12, 18, 24 और 30। तो ये पहले 5 मल्टीपल हैं इसके, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो उनको ऐसे लिख दिया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सेट की क्या प्रॉपर्टी है, मान लिया किसी सेट के अंदर बी कोई या सी कोई सेट आ जाता है यहाँ पे, और उसके अंदर 2,2,3,3 इस तरह से लिखा, तो ये रिपीट हो रहा है 2 3 टाइम्स और 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, रिपीटेशन का कोई वैल्यू नहीं है सेट के अंदर। मतलब ये सेट इस सेट के इक्वल होगा, मतलब अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा तो उसकी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये सेट इसी के इक्वल है। रिपीटेशन अलाउड नहीं होता सेट के अंदर, ठीक है ना। अगर मान लिया कोई चीज़ 10 बार लिखी है तो उसको 10 बार नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, वही काफ़ी होता है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें जो इसकी नेक्स्ट फॉर्म है वो नेक्स्ट फॉर्म है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, हम इसमें सेट में एलिमेंट नहीं लिखते, सेट के अंदर एलिमेंट नहीं लिखते, बस उसको किस तरह सिंबॉलिकली एक आर्बिट्रेरी एक्स ले लेंगे एलिमेंट, और उसकी प्रॉपर्टी जो उसके साथ में लिख देते हैं, मतलब जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट हैज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके साथ में लिख देते हैं। तो इस एक तरह से एक रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो इस तरह से लिखने को हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म, ठीक है। इन दिस मेथड द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर specific property. Here the element of the set represented by arbitrary variable x and the specific property px. So the set can be represented as x such that, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं such that, ठीक है। ये जो साइन होता है ये आपने पहले ही पढ़ा था, दैट इज। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल देखो, इफ़ a इज द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो ये 10 नेचुरल नंबर्स हम वैसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स वैसे लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक लिख देते हैं ना। लेकिन अब इसको अगर हमें लिखना होगा किसकी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, और उसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 11, मतलब यहाँ पे जो इतने भी एक्स होंगे वो 11 से छोटे होंगे और नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मान ले, देखो, इफ बी इज द सेट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सिटीजन कितने हैं इंडिया में, 1,35 नहीं, कितने हैं, 135 करोड़। तो 135 करोड़ तो यहाँ पे कलेक्शन के अंदर नहीं लिखा जाता ना रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हम सेट बिल्डर लिखेंगे कैसे कि एक्स इज दैट एक्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब हमने एक्स लिख दिया आर्बिट्रेरी कोई भी, और उसके साथ में उसकी प्रॉपर्टी लिख दी कि एक्स है क्या, तो एक्स है आपका यहाँ पे क्या, एक्स है आपका एक प्रॉपर्टी, एक्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। इस एक्स की क्या प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर जितने भी सिटीजन है वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे सेट के बी के, ठीक है। तो इससे हमें एक और बात पता चलती है कि जो आपकी टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है या लिस्टिंग फॉर्म है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं सेट्स को लिख सकते हैं जिसमें कम एलिमेंट्स हो, जिसमें 2 4 10 20 एलिमेंट हो, उसको हम लिख सकते हैं वहाँ पे। लेकिन जब एलिमेंट्स आपके ज़्यादा होने लगेंगे, मोर एलिमेंट्स होंगे, तो उस टाइम पर लिखने में प्रॉब्लम आएगी, तो उसको हम एक रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे इसके अंदर इतने ही सेट के अंदर क्या आ गया, 135 करोड़ आदमियों का कलेक्शन आ गया इसके अंदर, इतने ही। तो अगर रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं हम, तो इनफाइनाइट कलेक्शन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। कितना ही बड़ा कलेक्शन हो तो एक रूल के अकॉर्डिंग हम उसको लिख सकते हैं, तो वो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, जो आपका एक छोटा कलेक्शन होगा उस कलेक्शन को ही आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कुछ कलेक्शंस हैं जो हम न्यूमेरिकल कलेक्शन कहते हैं जिसको। तो
सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स क्या होता है आपका, उससे आई प्लस से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि पॉजिटिव होते हैं, आई फॉर इंटीजर या फिर जेड प्लस या फिर एन, इन तीनों से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके अंदर क्या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 और डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं क्योंकि इनफाइनाइट कलेक्शन है, इनफाइनाइट इसके अंदर कभी मत लिखना, ठीक है, बस डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, सारे लिस्टिंग फॉर्म में लिखे हुए हैं अभी। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें निगेटिव इंटीजर्स होंगे तो डॉट डॉट करके इधर से और -3 -2 -1, ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है कि इनको लिखेंगे कैसे। सेट ऑफ इंटीजर्स इधर भी डॉट डॉट करके -3 -2 -1 0 1 2 और आगे भी, क्योंकि इनफाइनाइट कलेक्शन हम कहाँ तक लिखते रहेंगे, इसको छोड़ देते हैं इस तरह से। सेट ऑफ इवन नंबर्स निगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो सारे -4 -2 0 2 4, ठीक है। सेट ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं 2 4 6 8, 0 इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि 0 क्या होता है आपका नॉन निगेटिव होता है, नॉन निगेटिव नाइदर पॉजिटिव। अब इसमें सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर में हम ये नहीं बता सकते, जैसे अभी पिछले सेट्स थे तो उसमें हमें पता था कि इंटीजर 1 के बाद 2 आना है, 2 के बाद 4 आना है, लेकिन रेशनल नंबर में 1 के बाद बताना कौन सा रेशनल नंबर आएगा, तो हम उसको नहीं बता सकते, ठीक है ना। 1 से जस्ट अगला रेशनल नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि रेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर्स हो गया या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये 3 4 ऐसे सेट हैं जिसको हम लिस्ट नहीं कर सकते, लिस्टिंग फॉर्म में नहीं लिख सकते, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता इनको, तो इनको सिर्फ एक रूल के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है कि एक्स सच दैट, और इसकी प्रॉपर्टी देखो रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, पी क्यू उसमें इंटीजर्स होते हैं और क्यू जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो नॉन जीरो होता है, ठीक है। ऐसी सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को भी लिख देंगे कि एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, या फिर इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर की कि उसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इस किसी नंबर का अगर स्क्वायर 0 से बड़ा होता है तो वो रियल नंबर्स होंगे। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसे एक्स का कलेक्शन होता है जो एक्स ए प्लस आई बी की फॉर्म में होता है, जिसमें ए और बी दोनों रियल नंबर्स होते हैं और आई जो है इसका स्क्वायर निगेटिव होता है, इसका मतलब आई जो है वो क्या होता है आपका रियल नहीं होता, क्योंकि अगर स्क्वायर 0 से बड़ा होता, क्योंकि 0 से बड़ा छोटा है -1, तो इसका मतलब ये है कि ये इमेजनरी नंबर है, रियल नहीं है, ठीक है। अब इनका एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं, वो फटाफट आप देख लीजिए। देखिए सबसे बड़ा जो सेट होता है वो होता है आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह का होता है, इसमें z से जनरली स्मॉल z से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें x प्लस आई वाई टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें x और y दोनों रियल होते हैं, i अभी मैं बताया इमेजनरी होता है, ठीक है। तो x प्योरली रियल हो गया और i से जिसमें मल्टीप्लाई होती थी का चाहे वो रियल हो या कैसा भी, उसको हम इमेजनरी नंबर अगर एक रियल में इमेजनरी की मल्टीप्लाई होती है तो उसको इमेजनरी नंबर बोलते हैं हम, ठीक है। तो रियल और इमेजनरी का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स को इसी तरह से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक रियल नंबर्स और एक आपका इमेजनरी नंबर्स, ठीक है ना। इमेजनरी नंबर्स को हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, रियल नंबर्स को आगे इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ से, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। फिर आपका रेशनल नंबर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर में एक फ्रैक्शन हो जाती है और आपका एक हो जाता है इंटीजर्स, ठीक है। फिर इंटीजर्स का डिवीजन होता है यहाँ पे, फ्रैक्शंस को तो हम स्टडी बहुत कम करेंगे आगे, वैसे पता है आपने कर रखी प्योर और एक प्योर होती है, एक मिक्स फ्रैक्शन होती हैं, प्योर को हम प्रॉपर भी बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिक्स के साथ में एक और होती प्रॉपर और इम्प्रॉपर, है ना, इम्प्रॉपर होती है। तो प्योर क्या होती है, जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, जैसे 2/5 हो गई तो ये प्योर है, अगर इसको 5/2 लिखेंगे तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगी, और अगर इसी को जैसे हम लिख देंगे 2 होल 1/2 तो ये मिक्स्ड होती है, इसको हम मिक्स्ड बोलते हैं और इसको इम्प्रॉपर, ठीक है ना। अब इंटीजर्स में मैंने बताया कितने होते हैं,
इंटीजर्स में 3 पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। 3 पार्ट्स में कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स को, ठीक है। इसको अभी नेचुरल नंबर भी बोला था मैंने, पीछे बताया था, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट करके लिख देंगे। फिर 0 होता है न्यूट्रल इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर, ठीक है, 0 होता है। और नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जेड नेगेटिव, जेड पे माइनस साइन लगा देंगे। और 1 इसमें क्या होगा? डॉट डॉट करके -3 -2 -1 तक ये जाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो नेगेटिव वाले नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, और 0 को इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स हो जाता है। तो ये सारे के सारे नंबर्स वाले कलेक्शंस हैं। रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर्टीज आपको पता ही है। इरेशनल नंबर को जनरली हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये देखो ये भी एक कलेक्शंस हैं, इसलिए ये सेट हैं, और ये सेट हैं तो इनकी एक कोई ना कोई नोटेशन होती। तो क्यू किसका हो गया? रेशनल नंबर का नोटेशन है। टी आपका इरेशनल नंबर का नोटेशन है। आर रियल नंबर का नोटेशन है। इमेजिनरी नंबर के नोटेशन को हम कुछ भी नाम दे दो, क्या दोगे? इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आई इंटीजर्स के यूज़ करते हैं हम। यू ले लो, कुछ भी यू ले लेते हैं, एक नाम रख दिया बस, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, कुछ भी रख दो। कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई स्टैंडर्ड है इसका सी, ठीक है ना। तो सी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट रियल और इमेजनरी, फिर आपके रियल के 2 पार्ट रेशनल एंड इरेशनल, फिर आपका रेशनल के 2 पार्ट फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स के 3 पार्ट्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और न्यूट्रल इंटीजर। फ्रैक्शन के आपके 2 पार्ट हो गए, प्रॉपर प्योर और इम्प्रॉपर मिक्स्ड, ये आपको सब। तो ये जितने भी इस पेपर पर लिखे हैं ये पूरे का पूरा एक नंबर सिस्टम है, और ये सारे के सारे अलग अलग कलेक्शंस हैं। तो इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से निकले हुए हैं, तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, पहली बात तो एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर जैसा मैं कहूँ कि एवरी रेशनल नंबर इज रियल, यस। फ्रैक्शन रियल होती है, यस। इंटीजर रियल होते हैं, यस। इरेशनल रियल होते हैं, यस। तो ये सारे के सारे ऊपर वाले के कलेक्शन में आ जाते हैं अपने। इंटीजर्स रेशनल होते हैं, यस। इरेशनल होते हैं नहीं, क्योंकि रेशनल का पार्ट नहीं है, रेशनल का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये पूरे का पूरा नंबर सिस्टम मैंने दे दिया, और ये अलग अलग नंबर्स के कलेक्शंस हैं तो ये सेट हैं, क्योंकि एक स्पेशल प्रॉपर्टी रखते हैं सारे के सारे। मान लिया कोई रेशनल नंबर है तो वो रेशनल ही होगा, इरेशनल है तो वो इरेशनल ही होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं सेट थ्योरी के। अब इन पर बेस क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आज आपको सेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू।